बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी अटेंड कर रहे होंगे आप, और इसके अलावा इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर 1 जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है इसकी जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में आज की जो वीडियो है या आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, साइमल्टेनियस का क्या मतलब है और सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सॉल्यूशन जो है इसका तो ऑलरेडी जो है वो आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना जो है उसको हम इक्वेशन को सॉल्व करना या उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करना का नाम देते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करना, तो ये है सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मतलब इसका। तो अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जो है वो इससे पहले आप छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे 2x + 3 = 0। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है 1 है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है, तो डिग्री 1 वाली जो भी इक्वेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसमें अब वेरिएबल जो है वो एक यूज़ हुआ है, सिर्फ x एक वेरिएबल है, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसी तरह 3x + 2y = 0। अब जो ये इक्वेशन इसमें x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है कि ये पावर जो है वो 1 होगी। तो अब 3x + 2y = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है चूँकि इसमें इसकी जो डिग्री है वो 1 है। लेकिन इसमें आपको नोट अगर करें तो दो वेरिएबल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, x और y। तो हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी वो एक वेरिएबल में भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकती है। तो ये है लीनियर इक्वेशन का जो कंसेप्ट। अब हमने देखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन है तो आप जस्ट उसको लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे। अगर मोर देन 1 इक्वेशन जो है उसको हम इकट्ठा लेके चल रहे हैं तो उसको एक सिस्टम का नाम देंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन जो है अगर उसको हम सॉल्यूशन सेट इकट्ठा उनका फाइंड कर रहे हों तो फिर हम उसको सिस्टम का नाम देंगे। सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो 1 वेरिएबल वाली बात तो नहीं होगी, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल x और y, यानी जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपके कोर्स में शामिल है उसमें 2 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन बाई। अब इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जैसे ये मैंने लिखी है 3x + 2y, तो अगर इसकी जनरल फॉर्म इसको बनाना चाहे तो आप ax + by = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसकी जनरल फॉर्म है। अब यही मैंने यहाँ पे लिखी है, ax + by = m। इसी तरह दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम cx + dy = n का नाम दे लेते हैं। अब इसमें जो x और y जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं इसमें, 2 वेरिएबल नहीं सॉरी x और y जो है वो कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है। तो अब 2 वेरिएबल जो है वो इसमें यूज़ हुए हैं, तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नाम देंगे। अब इसमें a, b, c और d ये क्या है और m और n ये क्या है, ये तमाम नंबर जो है वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। a, b, c d बिलोंग्स टू r, ये a और b, c, d जो है वो r से बिलोंग करते हैं। इसी तरह m और n जो है वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। यानी ए बी सी डी जो है ये भी रियल नंबर्स हैं,
और m और n जो है ये भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर जो है वो यहाँ पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे रियल नंबर 2 है, इधर 3 है, इधर रियल नंबर जो कांस्टेंट है वो 2 यूज़ हुआ है। इसी तरह ये x और b जो है वो इसकी जनरल फॉर्म अप्लाई यानी a b c d e इनकी कोई भी वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब ये जो सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम में मैंने अभी बताया आपको कि मोर देन वन इक्वेशन अगर आप यूज़ करते हैं, 2 या 3 इस तरीके से, तो हम उसको सिस्टम का नाम देंगे। फ़िलहाल आपके जो लेवल के पे ये इक्वेशन दी होंगी इसमें आपको 2 इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया जाएगा, लेकिन जब आप एफएससी में यही चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें मोर देन 2 इक्वेशन जो है वो भी सिस्टम में मौजूद हो सकती हैं। अच्छा, अब रहेगी बात लीनियर इक्वेशन जो है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको भी बता दिया, यानी लीनियर इक्वेशन एक हो सकती है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मोर देन वन इक्वेशन जो है उसको हम सिस्टम का नाम देंगे। अब रहेगी बात साइमल्टेनियस से क्या मुराद है। साइमल्टेनियस का जो मतलब होता है वो है एक ही वक्त में, एक ही वक्त में, या इसको एट द सेम टाइम। यानी साइमल्टेनियस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है, एक ही वक्त में या एट द सेम टाइम। अब इस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी इसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, तो वो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और वही जो रूट्स उसके निकलेंगे x और y की वैल्यू जो निकलेगी वो इस इक्वेशन को भी उसी वक्त सेटिस्फाई जो है वो कर रही होगी। यानी जो x और y की वैल्यू होगी वो किसी एक इक्वेशन की नहीं होगी, बल्कि वो दोनों इक्वेशन के रूट्स होंगे और उसको वो सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए लफ्ज़ जो है वो साइमल्टेनियस यूज़ किया गया कि इसका जो सोल्यूशन सेट होता है वो एक ही वक्त में दोनों इक्वेशन के लिए होता है, ये नहीं कि वो एक इक्वेशन के लिए होगा। तो इसलिए लफ्ज़ जो है वो साइमल्टेनियस यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो उम्मीद है कि आप सोल्यूशन, साइमल्टेनियस और लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3-4 इसमें कंसेप्ट यूज़ हुए थे, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम चलते हैं कि इस तरह की जो इक्वेशन है उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है इसको हम 3 मेथड से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, सोल्यूशन सेट जो है वो इसका फाइंड कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनको किन मेथड से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप इसको इसकी हिस्ट्री में बता दूं कि अलजेब्रिक मेथड आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको डिफरेंट मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से एक जो है वो अलजेब्रिक मेथड है और नंबर 2 जो है वो इसका बाय यूजिंग मैट्रिसेस और नंबर 3 जो है वो ग्राफिकल मेथड। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड जो है वो मैट्रिक लेवल पर आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से अलजेब्रिक मेथड जो है ये बेसिक मेथड है और ये छोटी क्लासेस जो है वो उसमें आप डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं, जो आप 8th क्लास में आपने पढ़ा है। उसके बाद बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस जो है इसको यूज़ करते हुए भी हम लीनियर इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर इसके 2 मेथड, यानी मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए 2 मेथड जो है, जो मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं, चूँकि असल जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है वो इस मेथड से करना है इस चैप्टर में, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यानी इस चैप्टर में हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया होगा वो आपने बाय यूजिंग मैट्रिसेस जो है वो उसको सोल्यूशन सेट उसका फाइंड करना है। तो ये मेथड हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये जो है वो आज का हमारा टॉपिक है कि मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से जो है वो सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड। अब ये जो ग्राफिकल मेथड है ये आप चैप्टर नंबर 8 जो है
इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम ग्राफ के ज़रिए भी जो है जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चैप्टर 8 में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं कि बाय यूजिंग मैट्रिसेस जो है वो किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको हम सोल्यूशन सेट इसका फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए आगे फिर इसके दो जो है मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या इसको अर्जेंट मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, अर्जेंट मेथड, यानी मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, या इसको अर्जेंट मेथड कहते हैं। यानी इस मेथड में हमें अर्जेंट निकालना पड़ता है, इन्वर्स निकालना पड़ता है और वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो क्रैमर रूल है। अब क्रैमर जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम है, तो इसने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड दिया हमें, उसको हम क्रैमर रूल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसमें हमें अर्जेंट या इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बेसिकली हमने जो आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, और इसमें भी आगे आपको दो मेथड बताए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है वो क्या होता है और इससे किस तरीके से सॉल्यूशन जो है वो फाइंड किया जा सकता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। तो आज हम चलते हैं अब इन्वर्शन मेथड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है इसको हम डिफरेंट मेथड से जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम जो फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, तो आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस मेथड से जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड किया जा सकता है। तो इसको अर्जेंट मेथड भी कहते हैं, वो इसलिए कि अर्जेंट इसमें मालूम करना पड़ता है, इन्वर्स मालूम करना पड़ता है, तो फिर वो सिंप्लीफाई हमारा होगा। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम इसको कहेंगे, चूँकि एक से ज़्यादा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है और एक से ज़्यादा है तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट है। तो करना क्या है कि इसको सॉल्व बाई इन्वर्शन मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से जो है वो इसको सॉल्व करना है। अब इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस नॉलेज जो है उसकी तरफ ले चलूँ, यानी आपको प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए। अब इसके लिए प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। इसमें एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे वो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जो है इसको भी फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो है वो क्या होते हैं, तो इसको बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी इस मेथड से हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स के आपको किसी भी मैट्रिक्स का अर्जेंट जो है वो निकालना आना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, मुख्तलिफ लेक्चर मैंने इसमें आपको अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक पे भी कमांड हासिल नहीं है तो इस वीडियो में अगर आप स्क्रीन में किसी जगह पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक आई का बटन जो है वो नज़र आएगा, तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो इन टॉपिक्स के मतलब जो लिंक्स है वो दिए हुए हैं। तो आप कोई भी वीडियो जो है वो देख सकते हैं जो आपको जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम हो। तो इन चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी तरह इनकी समझ है, इन पे कमांड हासिल है, इनकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो यकीनन जो इन्वर्शन मेथड है इसमें आपको कोई भी नई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। यानी असल में ये सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन है और उस प्रोसीजर को हम इन्वर्शन मेथड का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कोई भी इसमें से हमने नई चीज़ नहीं पढ़नी, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके एक नया प्रोसीजर हमने पढ़ना है कि इस तरीके से हम जो है सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए हैं कि उन चीज़ों का क्लियर होना जो है वो ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें दो हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इसको इन्वर्शन मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें जो हम चूँकि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स वगैरह इसमें हमें कोई शो नहीं हो रहे। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में
और उसके बाद फिर मैट्रिसेस के जो रूल्स है उसको अप्लाई करते हुए हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट वी राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में जो भी आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो 2x माइनस 2y और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 6, यानी जो लेफ़्ट साइड है इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और जो राइट साइड है ये इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इक्वल जो है वो एक दफ़ा लिखेंगे, अब दो अलग दफ़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स बन गया, एक ये मैट्रिक्स बन गया। यानी ये स्टेप 1 है। हर चैप्टर क्या कहते हैं इसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो इसी तरीके से आपने इसको करना है। अब देखें ये जो है इसको हम मज़ीद जो है वो दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 जो इसका x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट -2। इसी तरह 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट +2। जो इसके कोफिशिएंट है उनको आपने अलग कर देना है और x और y जो वेरिएबल है इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। ये आपने तमाम जो है मैं इसको आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ। स्टेप 1 है ये कि सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मैंने क्या किया कि लेफ़्ट साइड इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, राइट साइड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो है इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का ये कॉम्बिनेशन है, तो कांस्टेंट जो है उसको हमने अलहदा कर देना है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है वो भी साथ आएगा, और जो x और y वेरिएबल है इसको कॉलम की फॉर्म में हमने लिख देना है, और ये वाला मैट्रिक्स जो कांस्टेंट वाला है वो इसमें ये आ गया। अब यहाँ भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कैसे लिख दिया। अब बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ये इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के उस पर मबनी है और ये हमारा जो वेरिएबल है उस पर मबनी है। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लें तो ये चीज़ वापस जो है वो आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ आपको। 2 - 2 3 और 2 x और y। अभी आपको मैंने बताया कि इसमें मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो यूज़ होनी है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज के हवाले से मैंने बात की है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा, प्लस -2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -y आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स सेकंड जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन सेकंड कॉलम यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब कोई नंबर नहीं आएगा। अब इसी तरीके से सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x और +2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2y आ जाएगा। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, सेकंड रो को सेकंड जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेकंड कॉलम जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसलिए ये वाला नंबर जो है वो भी नहीं आएगा। तो हम जस्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें कि इन दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये जो मैट्रिक्स आया वो वापस यही मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो लाजमी तौर पर इसके इक्वल आएगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसलिए आपने स्टेप 1 में हर किस्म का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया हो तो सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर आप गौर करें तो ये इसके कोफिशिएंट जो है उस पर मबनी जो है वो मैट्रिक्स है, यानी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स अलग हो जाएगा और जो वेरिएबल है उसका मैट्रिक्स अलग हो जाएगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म ही आएगा। तो अगर बाज़ स्टूडेंट जो है वो ये स्टेप अगर छोड़ भी दें तो डायरेक्ट ये भी लिख दें तो ठीक है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि आपने ये कैसे लिखा है। तो अब ये जो क्या कहते हैं मैट्रिक्स हैं इनके अब आपने नाम जो है वो सपोज करने हैं। लेट A = 2 - 2 3 2। हमेशा हर क्वेश्चन में
जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होगा इसको आपने ए मैट्रिक्स से डिनोट करना है, ठीक है। और जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होगा उसको आपने कैपिटल एक्स से, चूँकि नाम जो है किसी भी मैट्रिक्स का कभी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए ये एक्स और वाई हमेशा स्मॉल लेटर्स हैं अगर उसके एलिमेंट के तौर पर आ जाएँ। अगर वो नाम के तौर पर आया तो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, तो एक्स कैपिटल लिखेंगे, एक्स वाई। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इक्वल के बाद इसको हम मैट्रिक्स बी का नाम देंगे, 4 और 6। यानी इस टाइप के तमाम क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिख लेंगे तो ये मैट्रिक्स एक लाएगा हमेशा, इसको हम कैपिटल एक्स का नाम देंगे, और ये आपका जो कांस्टेंट वाला था इसको आप बी का नाम देंगे। तो हर क्वेश्चन में आपने इस तरह इसको सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम अगर दे लें, तो अब अगर इक्वेशन 1 को इनके नामों के लिहाज से लिखा जाए तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया हुआ, ए, और ये मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, एक्स। यानी ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। आगे ये इक्वल, और इस मैट्रिक्स को बी का नाम दिया तो ये बी हो जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन थी इसमें हमने जब नाम इसके सपोज कर लिए तो नामों के लिहाज से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ए इंटू एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो इस फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ए और बी जो है, ए इसका मैट्रिक्स है कोफिशिएंट वाला, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट्स हैं, और बी जो है वो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स है, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब ये कि हमने इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो एक्चुअल हमने एक्स मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से ए जो है इसको ख़त्म करना है, जैसे एक आम आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा 3x इज़ इक्वल टू 6। तो अब अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 3 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाता है तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो a है हमने x की वैल्यू निकालनी है, a को यहाँ से रिमूव करना है हमने। तो अगर हम वो अलजबरा का मेथड यूज़ करते हैं तो a जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैट्रिसेस में डिवीजन का कंसेप्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको डिवाइड करने के बजाय ए जो है वो दूसरी तरफ जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी किसी मैट्रिक्स के हवाले से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर तो आप रियल नंबर के लिहाज से ये पढ़ रहे हैं तो फिर 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो फिर ए को हम इधर डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह क्या करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी ए जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको इधर लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं उसको भी डिटेल बता देता हूँ आपको। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ए को हमने ख़त्म करना है, तो प्योर मैथमेटिक्स के हवाले से इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि जो असल इसका प्रोसीजर ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। चूँकि ए को हमने यहाँ से रिमूव करना है तो हम ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इज़ इक्वल टू बी। ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको कैसे करना है, कि असल लॉजिक क्या है मैथमेटिक्स के हवाले से। तो हमने इस ए को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, ए को दोनों साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए इनवर्स, ए को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह बी को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो चीज़ है इससे पिछले लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं ये वाला रिज़ल्ट कि ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो ये पिछले लेक्चर में हम इसको प्रूव कर चुके हैं। चूँकि जो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ये चीज़ हमने प्रूव की हुई है। तो उसके मुताबिक यानी ये चीज़ ये भी आई के इक्वल है और ये जो चीज़ है ये भी आई के इक्वल है। तो अब ये इन्वर्स है मैट्रिक्स का और ये मैट्रिक्स है असल, तो इनको प्रोडक्ट इनका किसके इक्वल होगा, किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हमेशा वो
आई के इक्वल आता है, यानी इसको हम मैट्रिक्स आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये चीज़ भी पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो आई को जैसे हम क्या करते हैं 1 × 3 x = 2। अब 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 3x ही आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू क्या निकली है, इनवर्स ऑफ a × b, और ये भी वही चीज़ है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन उसकी जो लॉजिक है वो मैंने आपको समझा दी है। अगर आप डिटेल से क्वेश्चन में करना चाहते हैं यहाँ पे प्रोसीजर को, तो आप ये वाला हिस्सा जो है वो क्वेश्चन के अंदर शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बात की समझ होनी चाहिए कि हम ये कैसे कर लें। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब ये हमारा जो है वो स्टेप कंप्लीट हो गया कि इसमें आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स के नाम लिए हैं, रखे हैं हमने, और फिर उस मैट्रिक्स के नाम के हवाले से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, यानी तमाम क्वेश्चन जो इस टाइप के दिए होंगे आपने यही प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना है। स्टेप 2 जो है, अब x की वैल्यू उस वक्त फाइंड होगी जब हम a इनवर्स को फाइंड करेंगे। a इनवर्स की वैल्यू आएगी तो हम उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, a इनवर्स जो है इसकी वैल्यू चाहिए हमें। अब देखें, मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज के हवाले से बात की थी कि एक तो हमें डिटर्मिनेंट भी इसका चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे यूज़ हो गई है। उसके बाद अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसको हम फाइंड करना जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, मैंने ऑर्डर की बात की थी। तो अगर इसका ऑर्डर चेक करें आपके, क्या ये कन्फर्मेबल है भी मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज़ और 1 कॉलम। अब देखें ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स कि इसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड किया जा सकता है, जो कि मैंने करके भी दिखाया था आपको। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स है उसके मुताबिक ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल भी हैं, इनको मल्टीप्लाई किया भी जा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उसकी ज़रूरत हमें पड़ी है, ऑर्डर जो है उसका कंसेप्ट भी यूज़ हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हुई है। तो अब बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो भी इसमें आस्ता आस्ता हम इसको ग्रेजुअली करेंगे। तो अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर आपको याद हो तो इसका फार्मूला ये था जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ए इनवर्स 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो ये मेथड जो है वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस इसको कर चुके हैं। तो इन्वर्स फाइंड करना, अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए अगर आपको इन्वर्स फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको डिटेल से देख लें। तो इंशाल्लाह इन्वर्स फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। इसमें क्या चाहिए आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है और एडजॉइंट जो है, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आप इसमें इन्वर्स मालूम करने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 2 - 2 3 2। तो डिटर्मिनेंट जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका 4 + 6 = 10। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमने फाइंड कर लिया तो 10 आया है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो अब इसका क्या मतलब है,
आपको याद होगा कि आपको इन्वर्स फाइंड करते हुए मैंने बताया था कि हमेशा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उन्हीं का इन्वर्स जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अगर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर आए तो फिर उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी डिटेल मैंने उस दिन आपको बताई है, तो उसमें आप उस लेक्चर को चेक कर सकते हैं। इट मीन्स देयरफॉर ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So A inverse exists। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर ये डिटरमिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए तो फिर हम इसको लिखेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ये लिखेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट जो फाइंड नहीं किया जा सकता। तो फिर ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा। तो सोल्यूशन सेट हमेशा उसी सिस्टम का हम सॉल्व कर सकेंगे, निकाल सकेंगे जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो बनेंगे। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे तो उसका ना इन्वर्स निकल सकता है और ना उसका सोल्यूशन सेट जो है वो निकल सकता है। तो इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें ये ज़ीरो आ जाएगा, तो उनके साथ आप यहाँ पर रीज़न लिख के उस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। अच्छा, अब हमने इन्वर्स भी निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अर्जेंट निकालना है इसका, अर्जेंट ऑफ ए। अब इसका अर्जेंट मालूम करना है ए का। तो इसके लिए आपको मैंने वो एक हिंट दिया हुआ था पुलिस स्टेशन वाला। इसके आपने क्या करने हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसके आपने प्लेस चेंज कर देनी है, पुलिस स्टेशन। तो इसकी प्लेस चेंज कर दें। तो चूँकि दोनों एलिमेंट सेम है तो प्लेस चेंज करने से भी कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा। इस टू को इधर लिख दें, इस टू को इधर लिख लें, तो फिर भी वो सेम वही एलिमेंट आएंगे। और इसके आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो 2 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और 3 जो है वो माइनस हो जाएगा। यानी इसके साइन चेंज किए, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका अर्जेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ए इन्वर्स मालूम करना है तो इसका फार्मूला हम जो है वो लिखेंगे 1/a mod। तो इसकी वैल्यू निकली है 10 और अर्जेंट जो है 2 2 -3 2। तो ये इसका अर्जेंट आ गया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ए इन्वर्स के इक्वल होगा। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपने जस्ट इन्वर्स फाइंड करना है क्वेश्चन में तो फिर तो ये जो रियल नंबर होता है इसको अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दिया करें। अदरवाइज़ अगर आपने इसको मज़ीद आगे प्रोसेस को चलाना है तो फिर ये रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको इसी तरह रहने देंगे और एंड में जो है वो इस सिचुएशन को देखेंगे अभी क्या करना है। तो अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये फ्रैक्शन में आ जाती हैं, तो फिर स्टूडेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसकी कैलकुलेशन में। तो उससे बचने के लिए आप इसको इसी तरह रहने दें। तो ये ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब देखें, ये जो इक्वेशन 2 थी हमने इसमें ए इन्वर्स चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसको इन्वर्शन मेथड जो है वो इसलिए कहते हैं कि इसमें हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है। तो एक तो हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ा है और दूसरा उसका अर्जेंट जो है वो मालूम करना पड़ा है। तो इसलिए इसको इन्वर्शन मेथड उसके इन्वर्स की वजह से कहते हैं या अर्जेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अर्जेंट भी निकालना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे रूल या मेथड, क्रैमर रूल, उसमें ना तो हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा और ना अर्जेंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हम उसमें जो है वो नहीं चलें हम आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 2 है इसमें तमाम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है आपने। पुट x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 2 2 -3 2 एंड B इज इक्वल टू 4 6। यानी इसमें इक्वेशन 2 में बेसिकली 3 मैट्रिक्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। एक एक्स मैट्रिक्स जो कि ये वाला है, ए इनवर्स जो कि हमने फाइंड कर लिया है, और बी मैट्रिक्स ये वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनकी सब की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा,
ये वाला मैट्रिक्स इसकी जगह पे इक्वल ए इनवर्स की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और मैट्रिक्स बी जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स बी जो है वो ये है। तो अब देखें कि हमने एक्स ए इनवर्स और बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो ये हमारा स्टेप 3 होगा बेसिकली। ये आप मतलब एग्ज़ामिनेशन में ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको पता हो कि आपने क्या करना है। यानी पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और उससे एक इक्वेशन बन जाती है हमारी, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस इक्वेशन के मुताबिक जो इन्वर्स वगैरह है उसकी वैल्यू फाइंड की है हमने सब की, और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके जो रिक्वायर्ड आंसर है उसकी तरफ जाना। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रियल नंबर है, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोबारा से इसमें यूज़ होगी, जो आपको बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसको के बारे में भी आपका नॉलेज जो है वो रिफ़्रेश हो। तो 1/10 उसी तरह लिख देंगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, प्लस इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देना है 12 आ जाएगा। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम जो है वो लेना था, वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। इसी तरह आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, वो मौजूद नहीं है, तो ये वाला नंबर यहाँ पे स्पेस इस जगह पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। वैसे भी अगर आप देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन इनकी करनी है, तो पहले तो ये देखें ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसके लिए इसका ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1। अब देखें ये इक्वल है, इट मीन्स कि इसके कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसकी कॉलम और सेकंड जो है इसकी रोज़ इक्वल हों, तो फिर वो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये सेम है, तो ये कन्फर्म है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो है वो 2/1 होगा। अब देखें कि ये जो मैट्रिक्स अभी हम निकालने वाले हैं, तो इसका ऑर्डर 2/1 होगा। एक स्टेप इसको और करके देख लें, प्लस इनको करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और -12 प्लस 12 ये 0 आ जाएगा। तो जो इसका प्रोडक्ट आया है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/1। तो अब देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसका मतलब कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल थी, और जो नया मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा या प्रोडक्ट उसका होगा, उसका ऑर्डर जो है वो 2/1 होगा। तो 2/1 जो है वो हमने निकाल लिया। अब ये जो रियल नंबर है, अब इस रियल नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। आपके प्रीवियस नॉलेज में ये चीज़ भी है कि रियल नंबर को किस तरह मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका भी कंसेप्ट जो है वो मैंने वहाँ पे तो नहीं लिख सका, लेकिन ये भी आप पिछली वीडियो मेरे देख लें, तो रियल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। तो 1/10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, और फिर 1/10 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी रियल नंबर को बारी बारी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 को 10 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इसी तरह 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मैट्रिक्स ये वाला हमारा चल रहा है। अब देखें कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया। तो एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है, और इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन जो है वो मौजूद है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक्स जो है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, इक्वल मैट्रिसेस।
अब देखें कि इस एक प्रोसीजर, एक मेथड को समझने के लिए आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन की ज़रूरत है कि तमाम वो चीज़ें जो है वो अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर बाई ए मैट्रिक्स, यानी वो चीज़ भी मैंने लिखना अभी नहीं लिखी इसमें, वैसे वर्बली आपको बता दिया। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो ये इन्वर्शन मेथड जो है वो आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई कंसेप्ट जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो फिर यकीनन यहाँ पे आपको मुश्किल पेश आएगी। तो मैथ जो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ जो है चलता है। तो अगर आप ये मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी जो सबसे पहले मैंने चैनल स्टार्ट करते हुए बताई थी आपको, तो उसमें मैंने यही चीज़ जो है वो डिस्कस की थी कि जब आप किसी मैथ में कुछ गैप ले आते हैं ना, तो फिर मैथमेटिक्स जो है वो आपके लिए मुश्किल होता जाता है। यानी जो प्रीवियस कंसेप्ट है अगर आपको उसकी समझ है और उसकी अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस कर ली हुई है, तो यकीनन जब आप एक नई चीज़, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन जब आप पिछली जो चीज़ें हैं, पिछले जो कंसेप्ट्स हैं, उनको आपने कमांड हासिल नहीं की, उनकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं की, तो यकीनन जब उसी कम प्रैक्टिस के साथ, कम नॉलेज के साथ आप मैथ में आगे बढ़ेंगे, तो फिर अगले जो प्रॉब्लम्स हैं, अगले जो क्वेश्चंस हैं, अगले जो कंसेप्ट्स हैं, वो आपको बड़ी मुश्किल होगी उसको समझने के लिए। तो फिर आस्ता आस्ता आपका मैथ जो है वो वीक होता जाएगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछले जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह साथ साथ किया करें, उसमें गैप ना आने दें, और फिर अगली जो है वीडियो देखें। तो अगर आपकी पिछली कोई वीडियो रहती है इस हवाले से, तो ये आपके लिए एक मशवरा है, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले जो भी आपका चैप्टर चल रहा है तो उसमें स्टार्ट से आप जो है वो आगे बढ़ें। तो जो पहले वाली वीडियो उसको देखें, उस का जो नॉलेज है उस पर कमांड हासिल करें उसके कंसेप्ट पे, और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर आप आस्ता आस्ता जब आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आप फील करेंगे कि आपको मैथ की समझ आनी शुरू हो गई है। तो असल प्रॉब्लम जो बहुत सारे जो स्टूडेंट कहते हैं कि ना हमें मैथ में बड़ा वीक है या हमारे बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसकी सिर्फ रीज़न यही होती है कि आप लोग जो है वो उसमें गैप ले आते हैं। जो चीज़ टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है या अगर आप ऑनलाइन इस तरह पढ़ रहे हैं, तो जब गैप आएगा, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी या उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो फिर अगली जो टॉपिक है वो आपके लिए मुश्किल होते जाएंगे। तो अगर आप मैथ पे जो है फुल कमांड हासिल करना चाहते हैं और इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो एक आपको टिप दे रहा हूँ कि पिछले कंसेप्ट जो है उसको आप उसमें गैप ना आने दें। तो यकीनन फिर आप देखेंगे कि आपको अगले जो टॉपिक है वो बड़ी आसानी से समझ आएंगे, और आस्ता आस्ता ये चीज़ आप 2-3 महीने इस तरह कर रहे हैं, करेंगे, तो यकीनन आप बहुत मतलब फ़ील करेंगे कि आपको मैथ आना शुरू हो गया। तो ये एक आपके लिए टिप थी, तो उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब इक्वल मैट्रिसेस जो हमने स्टार्ट में इस चैप्टर में पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसका कंसेप्ट। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको 2 कंडीशन मैंने बताई थी। नंबर 1, ऑर्डर विल बी दी सेम, कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, तो फिर वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी पूरी नहीं हो रही तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो अब 2 कंडीशन है, अगर ये दोबारा से मैं बताता हूँ कि उनके ऑर्डर सेम हो, नंबर 2 उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब इसका रिवर्स रिज़ल्ट भी आप ले सकते हैं कि अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो फिर उससे रिज़ल्ट क्या निकाला जा सकता है। अगर पहले से गिवन है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो फिर आप उससे 2 बातें जो है वो डिराइव कर सकते हैं कि एक तो उनके ऑर्डर सेम होंगे, नंबर 2 उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। अब यहाँ पे यही सूरत हाल का सामना है कि ये दोनों मैट्रिक्स बज़ाहिर तो हमें डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन ये इक्वलिटी का साइन इस फार्मूले के लिहाज से पहले से आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो अब इट मीन्स इससे 2 रिज़ल्ट लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि इनके ऑर्डर सेम होंगे, वो तो हमें नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है, 2 रोज़ और 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर भी 2/1। तो ऑर्डर तो सेम है, वो तो हमें क्लैरिफाई हो गया है। अब दूसरी बात ये है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, चूँकि इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। इसका मतलब कि अब अगर इक्वल मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन को यूज़ किया जाए, अब यहाँ पे जो आखिरी स्टेप इसका होगा, बाई यूजिंग दी कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, कि इक्वल मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, अब रिज़ल्ट क्या लिख सकते हैं हम
x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। यानी इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करते हुए हमने ये रिज़ल्ट ले लिया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होते हैं, तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमने x और y की वैल्यू जो फाइंड कर ली है, इसको कंपेयर करके इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए, तो यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को जो है वो स्टॉप किया जा सकता है कि x और y की वैल्यू हमने निकालनी थी, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको हमने सॉल्व करना था। सॉल्व करने से मुराद ये थी कि हमने इसमें x और y की जो है वैल्यू वो फाइंड करनी, वो हमने फाइंड कर दी है। मज़ीद अगर आप इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर ये इस तरह लिखेंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो सोल्यूशन सेट जो है इसका ये होगा। अच्छा, यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 0। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इस सोल्यूशन सेट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो नो, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये x और y दो डिफरेंट वेरिएबल है और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं 2 0, तो पहली वैल्यू x की लिखेंगे और दूसरी जो है वो y की लिखेंगे। लेकिन जब ये सेट के अंदर इस वैल्यूज़ को लिखेंगे तो अब जो सेट की प्रॉपर्टीज़ है वो इस पे एप्लीकेबल होंगी। सेट के प्रॉपर्टी में ये है कि सेट के जो एलिमेंट्स है उसकी तरतीब हम चेंज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उस सेट पे यानी इस चीज़ को करने से सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स है उसकी तरतीब अगर आप चेंज भी कर दें तो उस सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 0 सेट की डेफिनेशन के मुताबिक तो हम इसको इस तरह भी फिर लिख सकते हैं कि 0 पहले लिखते हैं और 2 बाद में लिख दें। लेकिन आप देखें कि अगर ये वैल्यू आपस में चेंज हो सकती है, इसकी तरतीब चेंज हो सकती है, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है। तो इसका मतलब ये है कि जब डिफरेंट वेरिएबल हों तो फिर सेट की फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सकता, बल्कि फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर पेयर जो है इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर जो है, अब इसका मतलब और है और इसका मतलब जो है वो और है। इसमें यह कि एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो चेंज की जा सकती है सेट की डेफिनेशन के मुताबिक। जो ऑर्डर पेयर होता है इसमें से जो एलिमेंट्स की तरतीब है वो चेंज नहीं होती। ऑर्डर्ड पेयर नाम ही इसलिए कि ऑर्डर का मतलब इसकी तरतीब को मलूज़ खातर रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में तरतीब कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यानी इसको इस तरह भी लिख दें तो ये टोटली रॉन्ग होगा। लेकिन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक तरतीब चेंज हो सकती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए चूँकि जब डिफरेंट वेरिएबल हों तो उसकी तरतीब का एक पहलू होता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि x की वैल्यू फ़िक्स हो। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में y की वैल्यू लिखें। तो इसका सोल्यूशन सेट जो शो करने का जो मेथड है वो ये होगा। दूसरे तरीके सेट की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकेंगे। तो ये देखें कि अब हमने इसकी क्या कहते हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड जो है या अर्जेंट मैट्रिक्स उसको यूज़ करते हुए जो है वो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर लिया है। तो बेसिकली हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, फिर इक्वेशन बनी और फिर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है और उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर का डिसीजन लिया है और उसके बाद अर्जेंट निकाला है। फिर ए इन्वर्स का फार्मूला यूज़ किया है तो वो इन्वर्स निकाला है और उसके बाद इक्वेशन 2 जो है इसमें आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है स्टेप 3 में जाके, और फिर इसको सिंपलीफाई करते हुए आपने जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगर आप चाहते हैं कि ये देखना है कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन का ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जस्ट एक टिप के तौर पर बताने लगा कि x और y की जो वैल्यू निकली है वो आप इसमें से किसी इक्वेशन, चूँकि लफ्ज़ हमने जो यूज़ किया था ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट में भी आपको इसको मैंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। तो अब मैं दोबारा से इसको आपकी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि साइमल्टेनियस का जो मतलब मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो एट द सेम टाइम जो है वो दोनों इक्वेशन के लिए होगा। तो इस चीज़ को अगर आपने वेरीफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको ये करके दे देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसमें आपने पुट कर देना है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप 2 पुट करेंगे, माइनस, और y की जगह 0 पुट करेंगे। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया और y की जगह 0 पुट कर। ये इक्वेशन 1 ये वाली जो है इसमें आपने पुट करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 4। अब 4 माइनस 0 4 इज इक्वल टू 4। अब देखें दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया है, तो लिहाजा ये जो x की वैल्यू है वो इसका रूट होगी। अब आप जो है वो इसी वैल्यूज़ को दूसरी इक्वेशन जो है ये जो गिवन इक्वेशन इसमें पुट करें। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 पुट कर दें, जैसे इसमें पुट किया उसकी तरह उसमें पुट कर दें। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 0 6 इज इक्वल टू 6। अब देखें कि वो जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमने ये वैल्यू पुट की है तो फिर भी दो लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल आई है। यानी इस इक्वेशन के लिहाज से जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो इक्वल है। एक इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन के साथ इस तरह मैचिंग ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर इधर आया वही उधर आए। आपने इस इक्वेशन के लिहाज से इसको देखना है इंडिपेंडेंटली, उसका उसके साथ जिक्र नहीं करना। तो वैल्यू पुट की तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये इसका रूट है। और इसी तरह यही वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में पुट की तो फिर भी दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये कि ये चेक हो गया, कंफर्म हो गया कि ये x और y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन के लिए भी ट्रू है और x और y की जो वैल्यू हमने निकाली वो इस इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब ये कि ये जो x और y की वैल्यू है ये एट द सेम टाइम जो है वो दोनों इक्वेशन का सलूशन है, इसका भी और इसका भी। तो इसलिए लफ्ज़ जो है वो साइमल्टेनियस यहाँ पे यूज़ किया गया था। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दे दी और अब आपको कंफर्म करके भी बता दिया कि क्या वाकई ऐसा है कि जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो दोनों इक्वेशन का सलूशन होता है, तो दोनों का इकट्ठा सलूशन होता है, इसलिए हम इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट जो अब क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अभी आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बेसिकली इस चैप्टर में हमने दो मेथड पढ़ने हैं। एक इन्वर्शन मेथड जो कि मैंने आपको कंप्लीट इसको कर दिया है, तो उम्मीद है कि इस मेथड की आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपने एक्सरसाइज 1.6 जो है, एक्सरसाइज 1.6 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 8 पार्ट हैं। क्वेश्चन 1 तो 1 से 8 पार्ट्स इसके इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। यानी ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए, चूँकि मैंने आपको एक मेथड बताया है, अगर आपको इस मेथड की समझ आ गई तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएँ तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने एक्सरसाइज 1.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 1 to 8 इसके पार्ट्स हैं, तो बेसिकली वहाँ पे तो इसको क्रैमर रूल से भी करना है। तो क्रैमर रूल का जो टॉपिक है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इन्वर्शन मेथड से तमाम क्वेश्चन आपने 8 के 8 जो है वो इन्वर्शन मेथड से भी करने हैं और क्रैमर रूल से भी करने हैं। लेकिन अभी हमने चूँकि इन्वर्शन मेथड पढ़ा है तो आप ये तमाम पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप इन्वर्शन मेथड से करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई